अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी ईरान एटम बम, ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट, इसराइल लेबनान वार, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, गजा हमास और खान सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलानी बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहां तक पहुंचा है और यूरेनियम से इनरिच यूरेनियम बनाने में और परमाणु बम बनाना इतना जटिल प्रक्रिया क्यों होती है, और इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से समझते हैं। देखिए, कोई भी परमाणु बम हो या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर हो, उसमें जो यूरेनियम का यूज होता है वो ये यूरेनियम जो होता है वो यूरेनियम 235 का यूज होता है। इसे येलो केक कहते हैं क्योंकि ये येलो कलर का होता है। हालांकि जब हम इसे शीशे में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद और कई सारे रिएक्शन के बाद ये हल्का ग्रीनिश टाइप का भी दिखने लगता है। यूरेनियम को हम लोग आशा का धातु कहते हैं, आशा का धातु। और कई बार एग्जाम में जब ये पूछता है भविष्य का ईंधन, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा लोग, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन होता है। भविष्य का ईंधन हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं, हाइड्रोजन को। और आशा का धातु का कर कहेगा तो यूरेनियम होगा। येलो केक भी होगा तो यूरेनियम। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम है। हालांकि इसकी प्राइस का कभी कोई डिस्क्लोज किया नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। अब ये यूरेनियम इतना महंगा है क्यों? क्योंकि देखिए, यूरेनियम जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम 238 होता है। ये किसी काम का नहीं है। यूरेनियम 238 नेचुरल में मिलता है, वो 99.7% होता है। यानी लगभग जितना भी यूरेनियम हमें मिल रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। यूरेनियम 99.3 होता है, 7 लिख दिए 3। अब ये जो हमें हमें जो प्राप्त करना है यूरेनियम 235 चाहिए। अब ये यूरेनियम 235 कितना चाहिए, कितना है प्रकृति में? 0.7%। यानी हमें 100 केजी यूरेनियम मिलेगा ना, तो उसमें केवल 700 ग्राम हमें काम लायक यूरेनियम मिलने वाला है। ऐसे अगर परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है तब यहाँ पर तो 100 केजी में 700 ग्राम कितना अजीब हो जाएगा यहाँ पर। तो और दूसरी क्या है ना, दोनों मिक्स होता है। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों मिक्स होता है। हमें 238 का काम नहीं है, हमें काम है 235 का। अब इसी को इंप्रूव कर दिया जाता है और 235 को जब एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं तो उसी के यूज करके हम परमाणु बम बनाते हैं। यही शकल है परमाणु बम की। या फिर उसको बिजली घर में बना के उससे बिजली बनाते हैं यहाँ पर। अब इसको कैसे हम लोग लाते हैं इसे समझते हैं। हम जो यूरेनियम मिला है हमें, उसमें 235 भी है और 238 भी है। 235 और 238 दोनों है। इन दोनों ही यूरेनियम को एक सेंट्रीफ्यूल नामक डिवाइस में डालकर, सेंट्रीफ्यूजल नाम के डिवाइस में डाल के गोल गोल घुमाया जाता है। अब जैसे दही में हम लोग ऐसे मथनी डाल के गोल गोल घुमाते हैं, मक्खन अलग हो जाता है, दही मलाई अलग हो जाता है। सेम वही चीज होता है जिसे हम अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो इसके जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उसी में इसको गोल गोल घुमाया जाता है। इस गोल गोल घुमाने से फायदा ये होता है कि यूरेनियम 238 साइड में हो जाता है। यूरेनियम 238 जो है ये साइड में आ जाता है और हमें जो जरूरत होती है यूरेनियम 235 की, ये यूरेनियम 235 बीच में चला जाता है और हम इस बीच वाले से निकाल लेते हैं। इन दोनों में आपस में दोबारा ना मिले और आसानी हो इसे हटाने के लिए, इसलिए इसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम की गैस को अंदर डाल के उसके बाद इसे घुमाया जाता है। इसकी फिक्स स्पीड होती है कि इतने स्पीड पे घुमाएंगे तो एक्सट्रैक्ट अच्छे से होगा, और अगर स्पीड कम और ज्यादा होगी तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ईरान ने भी ऐसे ही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन उसके इस सेंट्रीफ्यूल के कंप्यूटर को इजराइल ने हैक कर लिया। जो कंप्यूटर इसे गोल गोल घुमा रहा था उसी को हैक कर लिया। अब वो स्पीड कभी बढ़ा देता था, कभी घटा देता था, कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया। तो उसे जो यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 ये जो मिलना चाहिए ये उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला। इजराइल कितना समझदार, कितना साफ दिमाग है उसका, उसने कहा कि अगर ब्लास्ट करेंगे तो सोच रहा है दोबारा बना लेगा। उससे ऐसा न बनाते हैं कि कामे लायक न रहे, उतना तगड़ा विस्फोट ना हो सके। तो ये इजराइल ने किया था, सेंट्रीफ्यूल की स्पीड को कभी बढ़ाता था कभी घटा देता था। कितना ऐसा करता था कि प्योरिटी ही उसमें नहीं रह पाती थी। तो इजराइल का प्रोग्राम जो ईरान के बेसिकली प्रोग्राम को रोकने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। अब जो यूरेनियम हमें 235 मिलेगा, यूरेनियम 235, अब ये यूरेनियम 235 को और भी प्यूरिफाई किया जाएगा। तो पहले तो 238 से हमें ले आना है 235, यूरेनियम 238 से हमें बनाना है 235। अब जब 235 मिल गया, अब इसे और प्योर किया जाएगा। अगर 5% इंक्रीज करेंगे, 5% प्योरिटी लाएंगे, इनरिच करके, इनरिच बोला जाता है उसे, प्योर नहीं बोल के इनरिच कहेंगे यहाँ पे, तो उससे हम परमाणु बिजली घर बना सकते हैं। लेकिन अगर इसे 90% तक इनरिच कर देंगे तो जाके परमाणु बम बनेगा। यानी जो बिजली घर वाला यूरेनियम है
वो यूरेनियम से हम परमाणु बम में डालेंगे तो उतना तगड़ा झटका नहीं देगा, उसे और शुद्धता की जरूरत है। लेकिन दोनों में ही यूरेनियम 235 का ही यूज होता है, 38 का यूज नहीं होता है। यूरेनियम 235 को साफ करके जब इनरिच करके ले आते हैं तो इस तरह से उसे बंडल बना के रख लेते हैं यूरेनियम को। अब समझिए 1 केजी यूरेनियम 235 में, 238 में नहीं भैया, 1 केजी यूरेनियम 235 27 लाख केजी कोयला के बराबर ऊर्जा देता है। यानी कहीं पर 27 लाख कोयला जला दीजिए, 27 लाख केजी कोयला जला दीजिए, जितना आग लगाएगा, जितना तबाही मचाएगा, जितना त्रहिमाम त्रहिमाम कर देगा, उतना ये अकेला 1 केजी कर देगा यहाँ पे। इसलिए दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है यूरेनियम। अब कहते हैं लोग परमाणु बम इतना खतरनाक क्यों होता है? अरे भैया 27 लाख केजी कोयला के बराबर एनर्जी है। आप अपने ही जिला में 27 लाख केजी कोयला छींट दीजिए और उसमें माचिस मार दीजिए, देखिए आपका शहर उड़ा देगा पूरी तरह से। वही तो काम ये कर रहा है, बस उसमें कम ही मात्रा में उतना है स्टोर है एनर्जी यहाँ पर, इसलिए ये इतना महंगा बिकता है यूरेनियम। हालांकि कोई इसका रेट अभी तक नहीं खोला है। अब इसी यूरेनियम को रख के भड़का दिया जाता है, ब्लास्ट करता है, तो इसमें से इतनी हाई मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इतनी ज्यादा कि इंसान वेपराइज हो जाता है, भाप बन जाता है, इंसान भाप बन जाता है। इतनी भयानक इससे ऊर्जा निकलती है और इससे दूर दूर तक इसका जो रेडिएशन होता है, हवा बहा के इसके धुआं को ले जाएगी, रेडिएशन को ले जाएगी, बाकी जगहों पर कैंसर होकर लोग मर जाएंगे यहाँ पे। इससे रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाई जाती है। हालांकि क्वेश्चन पूछा था कि कौन से जानवर पे रेडिएशन का असर नहीं पड़ेगा जिसकी त्वचा काइटिन की बनी होती है, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच के अगर मान के चलिए इसी मोहल्ले में परमाणु बम गिरा तो इस मोहल्ला का मर जाएगा, लेकिन अगर 10-15 किलोमीटर दूर गिरा है, हम लोग अगर देख भी लेंगे ना तो उसके रेडिएशन से हम मर जाएंगे, लेकिन कॉकरोच नहीं मरेगा यहाँ पर। ठीक है। अब परमाणु बम को, ये शकल है परमाणु बम का, इसको जमीन पे फोड़ेंगे तो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि जैसे जमीन पे फोड़ेंगे ना, इससे निकलने वाली हानिकारक गैस, इससे निकलते सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है परमाणु बम फटता है तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ जाता है, इससे एक्सरे निकलने लगता है। और ये एक्सरे जो निकलता है लगभग 250 रोंटजन पे निकलता है। एक्सरे का मात्रक होता है रोंटजन, 250 रोंटजन पे एक्सरे निकल जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है। हम लोग जो एक्सरे कराते हैं वो लगभग 6 रोंटजन 10 रोंटजन इस तरह से होता है। 250 रोंटजन पे कोई बचेगा नहीं, पूरा मांस फाड़ के निकल जाएगा। और इसके बाद इसमें से गामा रेज निकलती है, गामा रेज। अब ये गामा रेज जो होती है ये इतनी घातक होती है कि हमारी कोशिकाओं को मारने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। बहुत हल्की मात्रा के गामा रेज का यूज जिस एरिया में कैंसर होता है उसे मारने के लिए किया जाता है कि कैंसर मर जाए, लेकिन इतना हाई पावर का इसमें से गामा रेज निकलता है कि पूरी शरीर मर जाती है यहाँ पे। तो ये 2 ही खतरनाक रेडिएशन होती है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ना हम लोग गामा रेज को देख सकते हैं, गामा रे भी हमें नहीं दिखाई दे सकता है और ना ही हमें एक्सरे दिखाई दे सकता है, तो हमें दिखेगा ही नहीं, अचानक आर पार होकर मर जाएगा आदमी यहाँ पे। यही खतरनाक, जैसे कोरोना कहाँ हम लोग को दिखता था, अचानक किसी को हुआ कोरोना मर गया यहाँ पे, तो वही होता है यहाँ पे। अगर गामा रेज लग गया तो पता ही नहीं चलेगा वो क्या हो गया, 10-15 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद आदमी मर जाता है। तो परमाणु बम एक तरह का विस्फोटक घातक नहीं होकर यह एक प्रकार का प्रदूषण है, जिसे नाभिकीय आपतन कहते हैं, न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। इस जमीन पे अगर पटका गया तो इसके जितने रेडिएशन है हानिकारक, उसी मोहल्ले में, घर द्वार, गली कुची में भस जाएगा और दूर तक खतरनाक इसका असर नहीं जाएगा। इसलिए जब भी परमाणु बम को ड्रॉप किया जाता है तो इसमें एक डेटोनेटर लगाया जाता है और वो डेटोनेटर हाइट को नापते रहता है, बैरोमीटर से सेट रहता है कि जब वो 600 मीटर की ऊंचाई पर शेष रहता है तो इसी ऊंचाई पे ब्लास्ट किया जाता है। कभी भी जमीन पे ले आके परमाणु बम को नहीं ब्लास्ट किया जाता है। तो जापान और हिरोशिमा पे भी जो गिरा था वो 600 मीटर के हाइट पे गिरा था, ताकि मैक्सिमम तबाही हो सके और उसका रेडिएशन पूरे चारों ओर फैल जाए। और इसका असर 30,000 साल तक रहता है। ये नहीं कि आज परमाणु बम फूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका असर रहेगा 30,000 साल तक। बहुत बुरा असर रहता है, उस एरिया के जीन, जेनेटिक्स, सारी चीजों को चेंज कर देता है। अब इसी को बनाने में लगा हुआ है ईरान। अब इंटरनल खबर है कि ईरान ये बना चुका है। जैसे भारत भी परमाणु बम बहुत पहले बना लिया था, लेकिन उचित समय नहीं आ रहा था परीक्षण करने की, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो पूरी तरह से पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल गया। उसी तरह ईरान लगभग बना चुका है और इसके बनाने में हेल्प किया है तो रूस ने हेल्प किया है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ईरान चला गया तो फिर रूस के लिए खुला समर्थन करने वाला कोई देश नहीं आएगा, क्योंकि भारत बैलेंस करके चलता है। चीन को
दुनिया से मतलब ही नहीं है। तो ईरान और ये बैलेंस इसको रखना जरूरी है। अब ये ईरान अगर परमाणु बम बना भी लिया है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। अब इजराइल के पास आयरन डोम है, अगर ये मिसाइल में भर के मारेगा भी तो इजराइल मार के गिरा देगा। तो इजराइल की एक कमजोरी, वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं मार पाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेज गति से चलती हैं, उसे मार नहीं पाता है। तो रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी थमा दिया है ईरान को। अब ईरान कैसे कंफर्म करे कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल सही में काम कर रहा है कि नहीं, या फिर इजराइल पे मारा और इजराइल उसे काउंटर कर पा रहा है कि नहीं। तो ईरान ने क्या किया, वही हाइपरसोनिक मिसाइल थमा दिया यमन के हूती विद्रोहियों के पास, और यमन के हूती विद्रोहियों ने यहां से चला दिया हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पे, और इजराइल पे जाके गिर भी गया। अब समझो, उस मिसाइल में खतरनाक विस्फोटक नहीं है, तब ना इजराइल बच जा रहा है। अगर उसी में परमाणु बम भर दे और तब मार दे तो भैया तुम काउंटरे करके क्या करोगे, तो गिर गया वहां पर। तो ये बड़ी खतरनाक इन दोनों देशों के बीच परमाणु हमला का डर है। यहाँ पे इजराइल के पास पहले से परमाणु है। हमारे लिए भी ईरान बहुत जरूरत की चीज है, हमारे लिए रूस भी जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा कोई नहीं होता है। जब हमारे ऊपर ताज होटल पे हमला हुआ, अजमल कसाब ने नंगा नाच करा दिया था मौत का वहां पर, और तबाही तबाही हो गई थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवाद की श्रेणी में नहीं डाला था। और वो डाला कब, इस साल डाला है, जब उसके यहाँ पड़ा है तब। 15 साल तक भारत ने, 16 साल तक रिक्वेस्ट किया कि भैया अजमल कसाब तो आतंकवादी है। तो इजराइल ने कहा कि भाई हम काहे को दुश्मनी ले पाकिस्तान के आतंकवादियों से। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये मायने नहीं रखता है ना कि सामने वाला क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये मायने रखता है। अब जान के ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया अजमल कसाब को आतंकवादी मान रही थी, इजराइल नहीं मान रहा था, अभी माना है वहां पर। तो भारत भी हमास को, हिजबुल्लाह को नहीं आतंकवादी संगठन में रखता है। भाई तुम हमारे लिए खड़े रहोगे तब तो हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा याद रखिएगा, ना कोई हमारा परमानेंट दोस्त, ना हमारा कोई परमानेंट दुश्मन। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो अमेरिका ने उन पर ये गुजरात दंगों का एलिगेशन लगा के अमेरिका में घुसने पे प्रतिबंध लगाया था, कहता वीजा ही नहीं देते हैं यहाँ पे। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो यही अमेरिका पिज्जा खिला रहा है, ट्रंप बोला के हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप हो रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी गांठ नहीं बांधा जाता कि ये मेरा परमानेंट दोस्त है, परमानेंट दुश्मन है। ईरान का सबसे अच्छा अगर कोई दोस्त था तो खोमैनी से पहले इजराइल ही दोस्त था उसका सबसे अच्छा। ईरान का सबसे अच्छा कोई दोस्त था तो अमेरिका था उसका दोस्त, जब तक कि खोमैनी की सरकार नहीं आई थी यहाँ पर। 67 के दशक की बात है, तो 67 बीते 50 साल पहले की बात है। तो अब आप हाल आजकल इंटरनेशनल रिलेशन, 2 साल का इंटरनेशनल रिलेशन देख लेंगे तो उससे नीतियां बनती और बिगड़ती नहीं। 50 साल का एक लंबा अनुभव देखना पड़ता है, तब जाके नीतियां बनती है। हमारे लिए ईरान ज्यादा जरूरी है, रूस भी जरूरी है। अब ईरान रूस को क्या दे रहा है, ईरान सस्ते मात्रा में रूस को ड्रोन प्रोवाइड करा दे रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, क्योंकि ईरान के इंजीनियर एकदम सस्ता में मिसाइल बना लेते हैं, ड्रोन बना लेते हैं। अब ये ड्रोन से बौछार कर दे रहा है यूक्रेन में। तो इजराइल, रूस को भी फायदा है ईरान से, ईरान को भी फायदा है रूस से। अब यहाँ ईरान के हथियार को यूज कर रहा है ये यूक्रेन के खिलाफ, और ईरान रूस के द्वारा दिए गए हथियार को ईरान यूज कर रहा है इजराइल के खिलाफ। तो दोनों में म्यूचुअल दोस्ती है यहाँ पर। हालांकि अगर देखेंगे इजराइल को तो इजराइल बहुत ताकतवर है और उसकी खुफिया एजेंसी एकदम बेरहम की तरह मारती है। इजराइल अपने दुश्मनों के साथ कोई मर्सी नहीं करता है, और ये हकीकत है। इजराइल अगर कमजोर पड़ेगा तो इजराइल का कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इजराइल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं, युद्ध करना पड़ता है, वरना अरब देश उसे छोड़ेंगे नहीं। ये हकीकत है। यहाँ पर अरब देशों ने पिछले साल जो 7 अक्टूबर को घटना हुई, तुम हमला करो, इजराइल की सेना से लड़ो, पूरी सेना को मारो, कुछ भी करो, इससे कोई बहस नहीं पड़ती है। यार इजराइल में कोई बूढ़ा आदमी, कोई औरत, कोई फेस्टिवल मना रहा, उसको मार दिया हमास वाला। बदले में ये 1 साल से कंटिन्यू मार रहा है। अभी 2-4 दिन में 7 अक्टूबर आ जाएगा, पूरा का पूरा 1 साल हो जाएगा यहाँ पे। तो कहीं दोनों साइडों से मानवता का ध्यान रखा जाता है, किसी एक साइड से नहीं। युद्ध अगर सेना के, जैसे अजमल कसाब आया, हम लोग को इस बात से तकलीफ है कि तुम आतंकवादी के रूप में आके होटल में गोली चलाया। पाकिस्तान की सेना को खुला निमंत्रण देते हैं, युद्ध करना है आ जाओ, लड़ लो, युद्ध करना। युद्ध से कौन भागा है? 1971 में लड़े थे, 93,000 भागे थे, 99 में लड़े। तो बात यहाँ ये है कि सेना युद्ध करे और सेना के बीच में सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो। लेकिन युद्ध जब हो जाता है तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता है यहाँ पे।
तो इजराइल जो है अपने दुश्मनों को चुन चुन के निपटा रहा है। हमास के चीफ गए थे ईरान में दोस्ती करने के लिए, इनकी मृत्यु की गई थी नए प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर, तो यहाँ से मारवा दिया उसको ईरान में। अब इजराइल अपने दुश्मन को ईरान की धरती पे मराया। वो इस होटल में वेट कर रहा था, इस होटल में ऐसी कोनवा वाला कमरवा इनको बड़ी पसंद था कि बड़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ, मारा मिसाइल धाए दे, इसी में बम रख दिया था, मिसाइल नहीं पहले ही से बम रखवाया था। और इनको ना 3 बड़े कमरे थे यहाँ पर, एक इस साइड वाला कमरा था, एक इस साइड वाला, एक सेंटर कमरा, तीनों में बम रखा था, इजराइल रखवा दिया था वहां पर मोसाद के थ्रू। और जिस कमरे में रुकते वो वाला ब्लास्ट होता, इसको फिक्स था कि यही वाला कमरा में रुके, वही कमरा ब्लास्ट हुआ, हानिया मृत्यु हो गई इनकी, और हमास अभी लीडर विहीन हो गया है। इजराइल के नीचे से मारता था हमास के चीफ हानिया को निपटा दिया। इजराइल के ऊपर लेबनान से मारता था हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला को मार दिया। नसरुल्ला मरा नहीं रहता, नसरुल्ला जो है ये नहीं मरा रहता, ये बंकर के अंदर था। तो एक मिसाइल मारी जाती है वो डबल लेयर में फटती है, पहले बंकर में जाती है फिर फट जाती है। इसमें भी नसरुल्ला जो था बच गया था, लेकिन इजराइल ने अपने दुश्मन को मारने के लिए मिसाइल के अंदर जहरीली गैस भर दिया था, और उस जहरीली गैस के चपेट में आने से वहां मृत्यु हो गई यहाँ पे। ये काम तो इजराइल ने बहुत खतरनाक किया, लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी जहरीली गैस वाली आतंकवादियों के हाथ में लगी तो जो बम ब्लास्ट करते हैं सब, अब उस ससुरा उसमें जहर मिला के मारे सब, तो ब्लास्ट में तो डायरेक्ट जो चपेट में आएगा रेंज में वो जाएगा। अभी ससुरा ऐसा हानिकारक जहर और डाल के इसे ब्लास्ट करने लगे सब। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, वो बड़ी जल्दी कल की अवतार होने वाला है, जाने वाला है, कल युग आने वाला है। यहाँ पे ऐसा तरीका अपना रहा है कि देखिए बंदूक की खोज हुई, डायनामाइट की खोज हुई थी सुरंग खोदने के लिए, लेकिन उसका यूज होने लगा किस चीज के लिए? ब्लास्ट करने के लिए। भाई अब आगे ये सब अपना लड़ते रहे सब, हम लोग भैया वसुधैव कुटुंबकम सब लोग यहाँ पे। इजराइल अपने दुश्मन को तो निपटा ही रहा है, नीचे निपटा दिया हमास को, ऊपर निपटा दिया हिजबुल्ला को, अभी मिसाइल मारा यमन के हूती विद्रोहियों के। तो अभी ये कई सारी चीजें हैं। तो अभी इस वीडियो का मेन उद्देश्य जो है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समझना है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भले समझेंगे लोग कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस क्या था, और कहां कहां से ईरान अपने जो प्रॉक्सी वार क्या होता है, कैसे कैसे प्लान करता है, हूती कहां से आए, सब ये सबको हम लोग अलग समझेंगे। अभी यहां समझते हैं। अब देखिए ये रूस जो है और ईरान, ये दोनों आपस में साथ आ गए हैं सब। इधर में क्या है? इजराइल, यूक्रेन और पूरा नाटो एक साथ आ गया है। अब ये बड़ी सख्ती दिक्कत हो जाएगा, एक सेंटर में डिस्प्यूट हो जाएगा, तो क्योंकि हमारा रिलेशन इन सब के साथ है, यहाँ पर रिलेशन सबके साथ है। हमारे लिए जरूरी है कि ईरान जो है वो स्टेबल रहे। समझिए कैसे हमारे लिए जरूरी ईरान क्यों है? क्योंकि भारत है, हम अपने पूर्वी देशों को गंवा दिए हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ आप देखें, बांग्लादेश खत्म, शेख हसीना। नेपाल हमको बिना मतलब का आंख दिखा रहा है, नक्शा में दिखा दिया कि भारत की जमीन हमारी है, और नोट पे दिखा रहा है क्योंकि चाइना फंडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। श्रीलंका में क्या हुआ देखे, भारत को भगाया गया यहाँ पे। मालदीव हम लोग को बर्बाद करने के चक्कर में अपने बर्बाद हो गया। अल्टीमेटली रिलेशन खराब हुआ कि नहीं हुआ? पाकिस्तान से तो जन्मजात दुश्मनी है, यहाँ से तो कभी सुधर नहीं सकता है। अब म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है, क्योंकि म्यांमार की जो प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, वो भारत के फेवर में थी, उनको तख्ता पलट करके भगा दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनका तख्ता पलट करके भगा दिया। रीजन जानते हैं क्या? भारत एक सड़क बना रहा था यहाँ से लेके कोलकाता से होते हुए, और ये सिंगापुर तक सड़क जा रही थी। कितना डेवलप हो जाता ये हमारा पूर्वोत्तर भारत। हम भारतीय अपने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं। हद तो तब हो जाता है जब उन्हें कई लोग चाइनीज बुलाने लगता है, जबकि वो लोग हमारे अभिन्न अंग है। उन्होंने ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल लाए हैं, आज भी वो हमारे लिए सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो ये सड़क बन जाती तो डेवलप होता, लेकिन वहां क्या हुआ, तख्ता पलट करके बंद हो गया। अब देखो हम लोगों के लिए चाइना यहां से एक सड़क लेके आ रहा है, सीपीईसी सड़क, और यहाँ पे उसने बना दिया है ग्वादर बंदरगाह। अब यहां से चाइना की एक्सेस हो गई है। पहले चाइना को डर लगता था कि चाइना को इधर से जाना था, अब वो इधर से जाएगा ही क्यों, यहां से अरब देशों से व्यापार करेगा, यहां से घुस जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग ने ईरान का चाबहार बंदरगाह लिए हैं। अब ईरान का चाबहार बंदरगाह लिए, इसी बंदरगाह से हम रेल लाइन लेके अफगानिस्तान में पहुंच सकते हैं, ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके इस सड़क को। और हमने अपने एयरफोर्स का एक फारखोर एयरबेस रखा है तजाकिस्तान में, और यहीं तजाकिस्तान में हम अपने एयरबेस पे पहुंचने के लिए यही रास्ता है। इसलिए ईरान का स्टेबल रहना जरूरी है। इसी ईरान के रास्ते से हम लोग ऊपर की ओर रसिया जा सकते हैं, और यहां से हम लोग इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे तो हमें सस्ते मात्रा में तेल देता है पेट्रोलियम ईरान, और ईरान हमारे रुपया को भी एक्सेप्ट कर लेता है।
अब अमेरिका का अगर इंटरवेंशन इधर हो जाएगा, इजराइल का हो जाएगा, तो सोचिए क्या होगा। वही हाल होगा जो सीरिया तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया। हमने अरबों खरबों रुपया अफगानिस्तान में लगाए, अमेरिका यहाँ से छोड़ के गया, आतंकवादी भर गए सब यहाँ पे। आज इराक में कोई नहीं जा रहा है। तो हमारे लिए ये रास्ते हैं, हालांकि हम लोग ने एक अल्टरनेटिव रूट निकाला है, लेकिन अभी ये नया नया है, कोई रूट अभी तो बना भी नहीं है। ये रूट बनते बनते टाइम लगेगा यहाँ पर। तो हमें दूसरे की लड़ाई में हमें अपने इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान देना है। यही इंटरनेशनल रिलेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें अपना रिलेशन, हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर ये मरेगा तो ईरान गया तो हमारे लिए पेट्रोलियम की रेट सर पर चढ़ जाएंगी यहाँ पर। हालिया की इन सभी घटनाओं को आप लोग को मेंस के पेपर में भी लिखने के लिए जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन या करंट के टॉपिक में पूछेगा। अभी 70वीं बीपीएससी की एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी न्यू बैच के लिए आप सब लोग इनरोल होइएगा मिनिमम फीस में, और इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यूपीएससी। और जिसका वेट कर रहे थे आप लोग, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस की बैच भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। बहुत जल्दी हम लोग आरएएस को ऑफलाइन जयपुर में भी स्टार्ट करेंगे। अब यूपीपीएससी में क्या दिक्कत था कि प्रयागराज के बच्चों का कहना था सर हिंदी मीडियम तो स्टार्ट कर दिए, प्रयागराज में इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट कर दिए। तो आप लोग के लिए प्रयागराज में इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट हो गया है। और जो बीपीएससी के बच्चे हैं जिनका 70वीं बीपीएससी एग्जाम देना है, उनके लिए जो ओपन टेस्ट किया गया है इस बार, हर जिले में अलग अलग जिले में रखा गया है। तो आप देखिए इतने सेंटर्स बनाए गए हैं यहाँ पर, अलग अलग सेंटर है, सिवान, छपरा, सारण, आरा, सारण, ये अलग अलग सेंटर है। आप इस सेंटर पे जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। एग्जैक्ट जैसे बिहार पीसीएस एग्जाम लेती है बीपीएससी, एग्जैक्ट अलग अलग सेंटर पे हम लोग भेज के एग्जाम देंगे। आप अपने चॉइस का सेंटर ले लेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, ताकि हम लोग को भी सीट वहां अलॉट करने में और सिक्योरिटी मेंटेन करने में आसानी हो। आई होप आप ये पूरा टॉपिक समझे होंगे कि परमाणु बम कैसे काम करता है और क्या इंटरनेशनल रिलेशन है। अगले वीडियो में हम समझाएंगे कि इजराइल क्या ईरान पे हमला करेगा, और ये प्रॉक्सी वार क्या होता है, और एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद। बिल्कुल जी, खान सर ने यहाँ पे बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है और बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमें समझाया है। देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से इजराइल जो है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है कि यूरेनियम जो है वो साफ करने वाली जो कंप्यूटराइज सिस्टम है ईरान का, उसमें से दो किस्म का यूरेनियम होता है, 235 और 238। 235 जो होता है वो होता है एटम बम के लिए यूज। तो वो जो मशीनरी है पूरी, वो इजराइल ने अपने कंट्री में बैठ के उसको हैक कर लिया, और उसके जिस तरह से ज़रात क्लीन करके तो एक दूसरे से अलग करने वाला वो जो सिस्टम है वो उसने हैक करके अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, और वो पूरी तरह से उसको क्लीन नहीं कर रहा था। उसके जो ज़रात हैं वो क्लियरली अलग नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से यूरेनियम की जो पावर है वो कम हो रही थी। तो इजराइल के ऊपर अगर अटैक होता भी इस एटम बम में, तो इसमें इतनी पावर ही यूरेनियम में नहीं होती कि वो इजराइल का कोई ज्यादा नुकसान कर पाता। टेक्नोलॉजी है जो है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो मैं कहता हूं कि हथियारों से भी ज्यादा पावरफुल है। कि देखें कि इजराइल अगर इस वक्त पूरी दुनिया को उसने नथ डाली हुई है, इतना छोटा सा मुल्क है वो, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, डेवलप करके दुनिया को अपने अंडर किया, दुनिया को अपना मुताज किया, अपने आप को दुनिया को मुताज नहीं होने दिया। ईरान की अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत बचत हो भी रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ रूस की वजह से हो रही है। रूस अभी जो नए जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो देने जा रहे हैं, तो वो इस तरह के हैं कि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो आयरन डोम है उसके रडार को वो क्रॉस करके आगे चली जाती है, क्योंकि आयरन डोम जो है वो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता, उनकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है। अगर रशिया यहाँ पे ईरान का साथ ना दे तो यकीन जानिए कि इजराइल इतनी पावरफुल कंट्री है कि मिनटों सेकंडों में ईरान की ऐसी की तैसी कर दे। दूसरी जगह पे इन्होंने भारत का नाम लिया, भारत की बड़ी अटैचमेंट है ईरान के साथ, क्योंकि सारे मामला जो है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ईरान के साथ शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं भारत जो है वो भी साथ जरूर देगा ईरान का, और ईरान को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगा। सुनने में आया कि शिप अपना भेज दी है उधर चाबहार के पास। हाँ, ये सुना सही है, लेकिन एक ये भी सुना है कि कोई एक शिप पकड़ा भी गया है, भारत की तरफ से जो भेजा गया था वो पकड़ा भी गया है, और अमेरिका की तरफ से वार्निंग भी दी गई है कि आप ये काम ना करें, ईरान को सपोर्ट ना करें। लेकिन भारत बिल्कुल सपोर्ट करेगा, क्योंकि भारत जो है वो ये देख रहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट भारत ने शुरू किया हुआ है। दूसरी जगह पर हिकमती अमली जो है इसकी अमेरिका की, वो तो सबको पता है कि वो पॉलिटिक्स गेम खेलने से बाज नहीं आता। जब उसे लगता है कि यहाँ पे पावर नहीं चल रही
तो वहां पे वो पॉलिटिक्स कार्ड जो है वो खेलना शुरू कर देता है, जैसे उसने बांग्लादेश में पॉलिटिक्स कार्ड खेला, जैसे उसने म्यांमार में तख्ता पलट किया। अब ईरान की बारी है। अब उसकी कोशिश यही है कि युद्ध किए बगैर ईरान के ऊपर एक ऐसा बाशिंदा ले आए जो उनकी कठपुतली हो, जो उनके इशारों पे नाचे, जिसे पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो उनके हाथों में चला जाए। क्योंकि अभी जो ईरान को होल्ड करने वाले लोग हैं वो प्योर कट्टरपंथी लोग हैं, और वो जितनी भी तंजीमें हैं उन सबको वो सपोर्ट करने वाले लोग हैं। और अगर रशिया जिस तरह के से वो नए जदीद ब्लास्टिक मिसाइल प्रोवाइड कर रहे हैं ईरान को, और ईरान आगे वो हुतियों को दे देता है, आगे हिजबुल्लाह को दे देता है, आगे हमास को दे देता है, तो इसराइल की तो ऐसी की तैसी हो जानी है फिर। तो इसलिए मामला जो है वो काफी क्रिटिकल हैं। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि इस हिस्से में होने वाला क्या है, लेकिन लग रहा है कि इस हिस्से में कुछ बड़ा बड़ा चेंज आने वाला है। लेट्स सी जी सिचुएशन क्या होती है। लेकिन मैंने लेटेस्ट खबर देखी है और कुछ घंटे पहले ही देखी है। उन्होंने कहा जी ईरान ने अपना एटम जो है मुकम्मल कर लिया और उन्होंने तजर्बा कर लिया। ये तो अब हो सकता है क्या सराही हो। अगर उन्होंने कर लिया है और वो उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं तो, लेकिन यह है कि इसराइल को पता होगा, क्योंकि उनके हैकर्स जो हैं उनके सिस्टम में घुसे हुए हैं। और खान सर के मुताबिक कि मतलब वो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहे थे कि उसमें वो ताकत ना बचे, इतनी विरिटी ना हो कि वो ब्लास्ट करे तो नुकसान कर सके। क्योंकि उन्होंने वो मेंशन भी कर दिया। मैं यही सोच रहा था अगर एटम का हमला होता है तो इसराइल जो है अपना डिफेंस सिस्टम ओपन करता है और उसको टैकल करता है। तो ये डाउट था मेरे ज़हन में इस चीज़ को लेकर कि यार वो उसको तबाह करेगा तो वो उनकी लेयर में आकर तबाह होगा, मतलब उस एरिया में, तो उसका इम्पैक्ट तो होगा। तो ये चीज़ मुझे आज पता चली कि मतलब कि इतने ऊपर उसको ब्लास्ट किया जाता है एटम को, पूरा गिरता नहीं है। लेकिन मैंने जो एनिमेशंस के थ्रू देखी थी उसमें ये बताया गया था कि ये हिट करता है। तो ये हिट करता है, उसके बाद उसका जो सिस्टम है वो ओपन होता है, ऑन होता है, उसके बाद वो ब्लास्ट करता है और ज़मीन की ऊपर ही फिजा में। नीचे। हम्म। जो मुझे वीएफएक्स के थ्रू मैंने देखा था, एनिमेशन के थ्रू बता रहे थे कहीं, तो वो मैंने वीडियो देखी थी। लेकिन यह है कि ब्लास्ट ऊपर किया जाता है। और मैं ये सोच रहा था कि यार अगर इसराइल के ऊपर वो हमला कर देते हैं, ठीक है, ईरान वाले, और एटम का हमला कर देते हैं, तो उसको अगर वो डिफेंड भी करता है तो उनके लिए वो नुकसान होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर ऊपर पाड़ेंगे तो उसने वहीं पे फटना है, हवा में फटना होता है, ठीक है, उसकी एक रेंज होती है, इम्पैक्ट होता है कि उस रेंज पे फटेगा तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, चले पीछे उन्होंने फाड़ दिया, इम्पैक्ट कम हुआ, लेकिन वो इम्पैक्ट तो होगा ना कुछ असर तो होगा। तो वो उसका रिवर्स अब ईरान पे करेंगे। चले दोनों मुल्कों ने अपना जो है गुस्सा निकाल लिया, एक दूसरे को मार लिया, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज होंगी, जो नेबर्स कंट्री हैं, उनमें हम भी आते हैं ईरान के साथ, उनका क्या होगा? भाई ये बहुत डेंजरस है। उन्होंने 30 साल का जिक्र किया है। ये हाल ही कहने में आसान लगता है कि वहाँ पे जेनेटिक जो है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो 30,000 गड़बड़ हो साल, जाता है। 30,000 साल तीस में। हजार साल तो मतलब कहने में आसान है कि हाँ 30,000 साल, मतलब एक फिगर कहने में आसान है। पता नहीं कितनी दफा दुनिया बन के खत्म हो जाती है। आज से 100 साल पहले क्या हालात पीछे थे, कोई भी उससे है। 100 साल पहले क्या हालात थे, उससे 100 साल पहले ये तीन देख तीन चार चार हुकूमतें नागा चेंज हुई हैं। दुनिया नागासाकी जहाँ पे दुनिया पूरी का फेंका है, सर्कल ही चेंज हुआ है। जहाँ पे उन्होंने एटम फेंका है वहां पे हाँ, अभी तक बच्चे जो हैं वो उनमें वो माजूर पैदा प्रॉब्लम हो आ रहे हैं रही हैं, जापान उनमें में। जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही हैं। बिल्कुल। तो वो उन जा नहीं रही। अब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने रेड जोन के क्लियर किया हुआ है कि 7 मिनट से ऊपर आप वहां पे नहीं रुक सकते। तो उन्होंने खास लिबास पहनना होता है, वो पहन के जाते हैं। अगर किसी ने जाना है तो वो जाएंगे, 7 मिनट से पहले आपने निकलना होता है, वरना रेडिएशन जो है वो आपके आर पार गुजर जाती है, आपको पता नहीं चलता, और वो लास्ट स्टेज कैंसर जैसे हो जाता है या एड्स हो जाता है। वो सिचुएशन हो जाती है विद इन 2 वीक, हम्म। 2 हफ्ते के अंदर अंदर, और उसका कोई इलाज नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है जिसम में। इन्होंने दो चीज़ों का जिक्र किया और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये जंग चल रही है, इसमें पता होना चाहिए। और ये ऊपर बैठे हुए जो लोग जो ईरान को उधर होल्ड कर रहे हैं, इधर इसराइल को होल्ड कर रहे हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए। अभी वक्त वैसा आ चुका है कि एटम चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ईरान भी इस चीज़ के ऊपर जोर लगा रहा है। शायद हो सकता है कि ईरान, वो अभी जो वीडियो चली है कि ईरान ने वो तजर्बा किया और वो कामयाब हो गया और उन्होंने मतलब अपना एटम जो है वो ताकत दिखा दी कि हाँ हमारे पास भी है, शायद इसराइल जो है इस चीज़ के ऊपर रुक जाए। सिंपल वार हो जो एक दूसरे के ऊपर क्रूज मिसाइल्स और
दूसरे जो है वो हमले कर रहे हैं वो करें, एटम का ना करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें पता हो कि इधर करेंगे तो उधर से भी हमला होगा। तो शायद हो सकता है इसराइल रुक जाए, लेकिन है वो पागल सांड की तरह, और वो चढ़ाई करता है तो फिर सुनता नहीं किसी की और वो चल पड़ता है सर देकर। हम्म। तो वो इस तरह चल रहा है, लेकिन मुझे कंसर्न अपने आप को लेकर हो रहा है, अपनी कंट्री को लेकर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाँ सर ने भी कहा है अपना बेनिफिट देखते हैं भाई, अपना बेनिफिट तो हर कोई देखता है, ठीक है ना। तो मुझे पाकिस्तान नजर आ रहा है मेरा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर ईरान पे हमला होता है तो भाई वो इस फजा साफ रहे और पाकिस्तान उससे सेफ रहे, नहीं। यहाँ तो भाई ठीक ठाक माहौल चल रहा है, मतलब उतना ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि चल रहा है और सब सांस ले रहे हैं। ऑक्सीजन तो मिल रही है ना, कम से कम वो तो फ्री है ना उस पर। वो जब हवा में शामिल हो जाएगा भाई, वो आप उस एरिया में नहीं रह सकते, ठीक है। और उसके बाद वो इम्पैक्ट जो है वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान के लिए कैसी होगी और उधर दूसरी कंट्रीज के लिए वो कितना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहूँगा कि रुकना चाहिए ये सब कुछ, और ये यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। और एक दूसरे को अब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का बीच में बेनिफिट है कि यार वहाँ से ऑयल लेता है और वहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यार अब वो उसको रोकने के लिए करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ावा देने के लिए। अभी रूस जो है उनको सपोर्ट कर रहा है कि चलो लेन देन करते हैं, इस हाथ ले उस हाथ दे, तो ये मिसाइल ले ले और ये दे दे, मैं उस पर हमला करूँ यूक्रेन पे, तू यहाँ पे कर, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से बेनिफिट निकाल रहे हैं, निकाल तो बेनिफिट रहे हैं, एक दूसरे को लग रहा है कि दोस्ती यारी है, एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि काम को बढ़ावा दे रहे हैं भाई, ठीक है ना। अगर इंडिया भी इसमें कूदेगा तो इंडिया भी उन्हीं में शामिल होगा, इंडिया भी बढ़ावा दे रहा होगा। कल को अगर हम सब पे इधर इस साइड पे अगर जंग आती है, सारा कुछ होता है, तो भाई उसको लाने वाला सीरियसली इंडिया होगा। नहीं, इंडिया ने तो रोकने के लिए ही जाना है ना कि हम्म। इसराइल ना ही अटैक करे, क्योंकि वहां पे जहां पे बेनिफिट होते हैं ना, अब जैसे कि पाकिस्तान में बेनिफिट है चाइना का ग्वादर पोर्ट। अगर ग्वादर पे हमला होता है तो चाइना तो ऑटोमेटिकली आएगा अपनी ग्वादर जो है बचाने के लिए, अपनी बचाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बचाने के बिल्कुल लिए। ऐसे ही वो इंडिया ने तो डिफेंड जाना करने है के लिए जा रहे भाई। हैं। इंडिया ने बचाने अपना के लिए रूट, अपनी जो चाबहार पोर्ट है उसको बचाना है, ईरान बचाना को बचाना है। बचाने का मतलब ये नहीं है कि अब इसराइल पे हमला कर देना है। है ये देख। बचाने का मकसद ही यही है कि दोनों इसरा मुल्कों के दरमियान जो है वो बीच में एक विचोला बनना और दोनों को समझाना कि ये काम ना करो। हमारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगी हुई है, हमारे इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो इसलिए जो है वो ये काम ना करो। और इंडिया तो बीच में जाएगा और जाना भी चाहिए अपने भाई, अपनी चीज को बचाने के लिए। तो क्योंकि अब रोकना। जितनी भी रोड्स हैं वो ईरान से ही निकल रही हैं, अब जितनी भी वो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, बनाए हैं, इतना खर्चा किया है वहां पे जो है ट्रेड करनी है, वो सारे ईरान से निकल रहे हैं। ईरान से जो है वो होते हुए एक रशिया की तरफ जा रहा है, एक इधर अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है, ईरान से निकल के एक दूसरी यूरोप तरफ जा रहा है। तो वहां पे से मेन उनका जो है वो ये ईरान ही है। तो इसलिए उन्होंने अपने बेनिफिट को तो जो है वो रखना है आगे। हम लोग कहते हैं ना कि बड़ा कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान पे हमला हुआ तो चाइना जरूर आएगा। चाइना उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक उसके अपने इंटरेस्ट पे जो है वो अटैक नहीं होगा, अपने उसकी जो है ग्वादर पोर्ट पे अटैक नहीं होगा। जिस दिन उसकी ग्वादर पोर्ट पे अटैक हुआ, उसके इंडिया इन्वेस्टमेंट पे अटैक हुआ, तब वो साथ देगा, वैसे नहीं देगा। इंडिया अपने बहा पे अगर मांग ले, कहे कि चलो यार आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये बचाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इनको ईरानी कहते हैं कि हाँ चलो यार, आपने बचाना है तो हमारी हेल्प आउट करें, हमें ये प्रोवाइड करें। नहीं नहीं, अगर इंडिया प्रोवाइड करता है तो सवाल पैदा इंडिया होता है ना, मैं प्रोवाइड उस नहीं सवाल के करेगा वो खान सार, और सब यही कहते हैं, क्योंकि खाली ईरान ही इंडिया का दोस्त नहीं है। इंडिया का दोस्त अपना इसराइल भी है, उसके है। बाद रशिया भी है और ईरान भी है, सारे ही हैं, यूक्रेन भी है एक अब किस्म देखो का। फिर ताल्लुकात किससे तो खराब वो होते हैं। किसी से खराब नहीं इन्होंने करना, इन्होंने सिर्फ रोकना है। इन्होंने हम्म। ये नहीं कि कुछ रोकना। प्रोवाइड करना है या कोई हथियार देने हैं, वो तो उन्होंने किसी को बहरहाल नहीं देने यार अगर देखा इंडिया जाए ने। तो देख लें कि इसराइल की बेशक वो मांगता रहे, इंडिया नहीं देगा। इसराइल की सोच ये देख लें कि वो कैसे जबरदस्त तरीके से उसकी प्लानिंग होती है। उसे पता है कि किसको मारा है, हसन नसरुल्लाह को, कि हसन नसरुल्लाह जो है वो बंकर के नीचे छुपा हुआ है, इतने फिट वो नीचे है, तो वहां पे जो हम बम फोड़ेंगे उसका असर नहीं जाएगा। उसकी जहरीली गैस जो है ये पहले से प्लान किया हुआ था कि वो उस तक जरूर पहुंचे। नहीं वो ये लेकिन इसके एक पास चीज है। जी हैं? जी। वो इनके पास है, इसराइल के पास, इसराइल के अमेरिका ने पास ही दिया है है। ना। उन्होंने ये मैं इनके पास है कि 200 फीट तक वो नीचे चले जाते ड्रिल करके, एक हम्म। किस्म का बम गिरता है, फटता नहीं है, वो ड्रिल करता है,
वो ड्रिल करके जमीन के नीचे 200 फीट तक नीचे चला जाता है और नीचे जाके ब्लास्ट हो जाता है। और उधर जब गैस जहरीली निकलती है जब फिर। नीचे ब्लास्ट हो तो फिर छुट्टी है हर चीज नहीं, की। वो ब्लास्ट में बच गए थे गैस की वजह से फिर मरे। हाँ। मतलब कहने का यही है कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर ये आतंकवादियों के पास चला गया ना तो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। फिर वो ये नहीं है कि ब्लास्ट करके तो जो जो नहीं ब्लास्ट के होगा। इजादे में आएंगे वही जाएंगे, वो तो पूरे हवा में फैलाएंगे और ये तो सबको मैंने मारेंगे। तो एक और बात भी सुनी है, अमेरिका ने मना कर दिया इजराइल को कि आप F-35 जो है जंग में यूज नहीं करें। मैंने सुना है, मैंने वीडियो का क्लिप देखा तो उसने कहा अमेरिका इनको वार्न कर रहा है कि नहीं करो। आई डोंट नो, उनकी अपनी मार्केट की वजह भाई से का माहौल मार्केट भी कुछ इस तरह से है, बना हुआ है F-35 जो है वो उनका अच्छा हथियार है, वो इस तरह तो नहीं ना दो जाने देंगे उन्होंने जंग मना में। किया, एक उन्होंने उनको मिसाइल दिया, कोई पता नहीं उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। दो उन्होंने टेक्नोलॉजी और वो ये पता है मैंने कहा था F-35 कि तो लोगों ने बीच में कमेंट भी किए थे कि ये जो अपना जंग में तो गिरते हैं, नो डाउट गिरते हैं भाई, जंग में गिरते हैं। और टेक्नोलॉजी उनके लेकिन पास आ बात जाएगी ये ना। है ना कि अगर टेक्नोलॉजी भी उनके पास चलेगी गिरा के वो ले सकते हैं, लेकिन दूसरी मसला ये है ना कि जितने दावे किए जाते हैं कि ये रडार पे नहीं आते, ये किसी के हथे नहीं आएंगे, अगर वो एक भी गिर जाता है ना, ईरान गिरा देता है, तो ईरान की बल्ले बल्ले हो जाएगी कि ये वो त्यारा है जो कि किसी रडार पे नहीं जंग में मुझे पता है गिरते हैं, सब गिरते हैं, लेकिन एक वो दावा बना होता है कि इसको गिराने के लिए टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है जी, ये रडार में नहीं आता। जैसे कि वो बता रहे थे कि गेंद सा बन जाता है एक छोटा सा, हाँ, डॉट आता तो है, डांट लगता है आती है, तो वो जो है वो बड़ा नहीं नजर आता, ऐसी लगता है कि कबूतर, अगर वो उनको पता चल गया उन्होंने उड़ा दिया तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगी, वो दावे खत्म हो जाते और हैं। वो इंटरनेशनल वो मार्केट के हवाले से बात कर बिल्कुल, रहे थे, कह तो रहे थे। ये चीज होती है, तो जंग में गिरते हैं, नो डाउट गिरते हैं यार, सारे गिरते हैं। कोई गिराता है कोई गिरता है, जाहिर है जंग में शामिल है सब। बिल्कुल। तो वो वहां पे तो जब कुछ हो गई, लेकिन बात करें तो इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी है एटम बम के बारे में, यकीन करें मुझे पहले नहीं था इतने पता, और अभी पता चला कि यूरेनियम 235 कैसे निकालते हैं। इतना पता था कि वो वैसे ही रगड़ रगड़ के, पहले भी इन्होंने किसी वीडियो में जिक्र किया था खान साहब ने, तो लेकिन ये नहीं था पता कि कितना निकलता है। 100 किलो में से, यूरेनियम में से सिर्फ 700 ग्राम निकलता है, और 1 किलो जो है यूरेनियम 27 लाख किलोग्राम कोयले के बराबर होता है। तो और माय ये जो है गॉड। ऊपर ब्लास्ट करता है और हवा में फैलाया जाता है और बंदे मर जाते हैं। ये तो थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन बनता कैसे, यूरेनियम कैसे निकाला जाता है, ये जानकारी मिली है। वेरी डिफिकल्ट। और बहुत मुश्किल, ज़ाहिर है इतना आसान काम नहीं है यूरेनियम निकालना, ज़ाहिर है, इसलिए अगर ये सारा कुछ आसान होता, कैसे निकाला जाता है सारा कुछ होता, तो सारे ये एटम बम बना के बैठे होते, इतना एटमी ताकतें पावरफुल बनी है कि होती। 5% यूज हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर रहा है 5% यूज होकर, मतलब उसमें अब से मतलब वो कह रहे थे ना यूरेनियम कि का हिस्सा जो है। उसको जो है वो प्योरीफाई करके, वो इनरिच करके जो है वो, एनरिच करके जो है वो 5% इनरिच करते हैं, तो फिर वो बिजली घर में यूज होता है। लेकिन अगर उसको 90% जो है वो इनरिच करते हैं, तब जाके वो एटम जो है वो उस हथियार में जाता है, वरना तो कम ब्लास्ट होगा। तो इतना मतलब एनरिच किया जाता है उसको। प्योर रखा होता है। तो बड़ी बात है, ये जानकारी मिली है, और काफी जो है वो बिल्कुल। नॉलेज वाली वीडियो थी, और जो वाकई यूपीएससी का इम्तिहान देना है जिन्होंने, उनके लिए तो ये जानकारी बहुत मुफीद है। हमारे लिए तो एक सिर्फ नॉलेज है, लेकिन उनके लिए जो है वो आगे वाले इम्तिहान में भी ज़ाहिर है काम आएगी। बिल्कुल, इसमें जो कोई लोग शक नहीं। देखते हैं, जो लोग पढ़ते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में तो खैर बस उन्होंने हमें ठीक है। क्रिटिसाइज करना तो रहने दे कमेंट्स में। वही ना, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की। यूपीएस का पता है तुम लोगों को, पता है तुम लोगों को तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं। नहीं, काफी वीडियो देखी हुई है, तो इसलिए पता ही है। तो बहरहाल ये है कि ये जानकारी बड़ी अच्छी है, हमें भी नॉलेज, हमारे नॉलेज में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ईरान जो है वो, उसके बाद कितनों ने जो है वो इंडिया के आगे पीछे जितने भी हैं सबके तख्ते पलटे हुए हैं, और इंडिया को जो है वो तंग करने की, अमेरिका जो है वो ऊपर तो नहीं आने साफ देगा ना इतनी जल्दी, क्योंकि उसको पता है अब इंडिया को जरा सी ढील दी तो इंडिया जो है वो सुपर पावर बन जाएगा, इंडिया तो ले दे जाएगा सबको। ये तो जंग वो में कभी भी फंसा नहीं सकता है। चाहेगा, वो ना चाइना को ऊपर आने देगा, ना ही इंडिया को ऊपर आने देगा, ना ही किसी और मुल्क को। खाली ये नहीं कि इंडिया या चाइना ही है, कोई मुल्क भी उठेगा वो उसको दबाने की कोशिश करेगा। तो बहरहाल ये है कि अभी परमाणु बम तो ना ही चलें यार, तो अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत मासूम मरेंगे। और इन्होंने भी, खान साहब ने भी कहा कि मिलिट्री जंग होती है, मिलिट्री लोग जो है, मिलिट्री के फौजी जो है वो आपस मरते में हैं, या जो लड़ने वाले हैं वो मरते हैं। तो उनकी टेंशन, मैं भी यही कहता हूँ कि उनकी टेंशन मुझे नहीं है, क्योंकि वो जंग की हालत में है, वो मरेंगे, ज़रा मारेंगे, वो तो उनका लड़ने काम निकले है। हैं, तो वो तो होना ही होना है, किसी ने मरना है, किसी ने मारना है।
मसला यहाँ पे होता है कि जब वो सिविलियन पे मारा जाता है, मासूम लोगों पे मारा जाता है, चाहे वो इसराइल के, हमास ने भी इसराइल के जो है वो खुशियां मना रहे थे, उधर अटैक कर दिया। हालांकि फौजी के साथ जंग करते आमने सामने होके मुझे कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है जंग करे, सारे करते हैं जंग, लेकिन जो है वो मासूमों पे जो है वो खुशियां मना रहे हैं, अपना त्यौहार मना रहे हैं, तो उधर अटैक कर दिया हमास ने। बहुत गलत किया था, और सिविलियन को पकड़ के ले गए, वहां पे जुल्म किया, बहुत गलत किया था हमास ने। फिर इसराइल ने उनके साथ जो है वो मारा, सिविलियन को भी फिर मारा, फिर उन्होंने गलत किया सिविलियन के साथ। अगर हमास को मारते, मरे हैं कितने मरे हैं यार लोग, कितने लीडर मरे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी। जब सिविलियन देखता हूँ ना, बच्चे देखता हूँ, औरतें देखता हूँ, और बूढ़े, चाहे कोई मासूम बंदे, तो यार दुख होता है वो सारा देख के, और यकीन करें नहीं देखा जाता, तो उस बिल्कुल चीज का दुख होता है। और वो चीज ना हो जाए, अगर जाहिर है परमाणु बम चलेगा तो फिर सिविलियन शिविलियन सब कुछ जाएगा। मैं कहता हूँ 1 to 1 आमने सामने हूँ, फौजी जो हैं वो आपस में लड़ें, मैं तो जो चाहता हूँ खत्म आर्मी हो। है उनकी, नहीं अगर लड़ना है, जंग तो खत्म नहीं होनी, मुझे जितना पता है जंग खत्म नहीं होनी यार है। अगर जंग इससे ये ज्यादा जंग बढ़ेगी चल तो पड़ी फिर है, ये जंग चल पड़ी है, ये कभी इधर से कभी उधर से मारेंगे, ये होता रहेगा। लेकिन बात ये है कि दोनों मुल्कों ने लड़ जारी कर दिया है कि जो दूसरे मुल्क के लोग जो हैं निकलो यहाँ अब से। वो तो जाहिर है, वो जो आपस में जो है फौजी जो है ना, जिन जो लड़ने के लिए तैयार है वो लड़े, बस उनकी आपस में लड़ाई हो, जो भी हो, सिविलियन का नुकसान ना हो। इसराइल तो अपने सिविलियन को बचा लेता है, क्योंकि बंकर बने हुए हैं, सालन बच जाता है, तो वो चले जाते हैं बंकर में, तो वो तो बच जाते हैं, लेकिन बाकी जो है वो मरते रहते हैं। हम्म। तो बहरहाल ये है कि उन ज़ाहिर है इसराइल ने टेक्नोलॉजी है, ताकत है उनके पास, पता है उनको सब कि कैसे रहना है। वो बात भी ठीक है, अगर वो अपनी ताकत नहीं दिखाएगा तो आज आज खत्म हुआ होता इसराइल। तो वो बिल्कुल ताकत दिखाता है तो बचा हुआ है। इसमें कोई बहरहाल शक नहीं। इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, मजा आया बिल्कुल ये जी। वीडियो देख के ये। और आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनकी वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।